सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। आइए पता करते हैं ये क्या होते हैं। ऐसे रासायनिक आबंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के कारण बने, उन्हें सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। आइए एक बार परिभाषा पढ़ते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। वे रासायनिक आबंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। अब बात करते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सहसंयोजी आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका जवाब है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? जो अंतिम कक्ष में होते हैं। कौन से कक्ष में होते हैं? अंतिम कक्ष में, यानी किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में विद्यमान इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध बनाने में भाग लेते हैं। या यूं कहिए, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में विद्यमान इलेक्ट्रॉन कोई भी आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इस बात को एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए कौन से परमाणु सहसंयोजी आबंध बनाने में भाग लेंगे? अंतिम कक्ष वाले, यानी कि एल कक्ष वाले, इनको क्या कहा जाएगा? और संयोजी इलेक्ट्रॉन। आ जाएगी ये बात समझ में? अगला सवाल है, क्यों कोई परमाणु सहसंयोजी आबंध बनाता है? तो कोई भी परमाणु केवल इसलिए आबंध बनाता है ताकि उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस विन्यास कहते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास। इसका अपवाद क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन इसका क्या है? अपवाद है। आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन से ऐसे परमाणु हैं जो सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं? यानी क्या सभी परमाणु सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं? नहीं। इसका जवाब है वे सभी परमाणु जिनके अंतिम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हों। केवल अंतिम कक्ष की बात हो रही है, अंतिम कक्ष। वे परमाणु जिनके अंतिम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हों, वे सभी परमाणु कैसा आबंध बना सकते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं। यहां पर भी एक अपवाद है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन जिसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जिसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा आबंध बना सकते हैं? सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं। अब एक बात को बड़े अच्छे से समझिए कि वे परमाणु जिनके अंतिम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वे सभी के सभी क्या होंगे? अधातु। यानी यूं कहें तो और भी अच्छी बात होगी कि अधातु किसी अधातु से मिलकर कैसा आबंध बनाती है? सहसंयोजी आबंध। या यूं कहें सहसंयोजी आबंध अधातुओं के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि आयनिक आबंध धातु और अधातु के बीच होते हैं, इसी प्रकार सहसंयोजी आबंध अधातु और अधातु के बीच होते हैं। अब यहां से और अच्छे से समझने की बात यह है कि ये दोनों अधातुएं सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। जैसे एक अधातु कार्बन है, दूसरी अधातु ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में आबंध बना सकती हैं। किस प्रकार का? सहसंयोजी। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाए तो ये भी दोनों अधातुएं हैं, यानी आबंध बनाने वाली अधातुएं एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। ये सहसंयोजी आबंध के लिए जरूरी कंडीशन है कि दोनों तत्व यानी दोनों परमाणु कैसे हों? अधातु हों। आइए अब बात करते हैं सहसंयोजी आबंध की प्रकार, यानी ये कितनी प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध, यानी 3 तरह के होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकल मतलब एक। यदि 2 परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लें तो इसे एकल सहसंयोजी आबंध कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल सामने दिखाए गए हैं। द्विसहसंयोजी आबंध, यदि 2 परमाणु अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी कुल 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के द्वारा अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें तो इस सहसंयोजी आबंध को क्या कहा जाएगा? द्विसहसंयोजी आबंध। तो अब सोच के बताइए त्रिसहसंयोजी आबंध क्या होता है? एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सोचो कि त्रिसहसंयोजी आबंध क्या होता है।
ऐसा सहसंयोजी आबंध जिसमें दो परमाणु अपने अंतिम कक्ष के तीन तीन इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करें, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें, ताकि दोनों परमाणुओं के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसे क्या कहा जाता है? त्रिसहसंयोजी आबंध। अब हम एक एक करके तीनों टाइपों की एक एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। आइए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे सहसंयोजी आबंध बनते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। एकल सहसंयोजी आबंध का बहुत अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वह कौन से कक्ष में होता है? के कक्ष में होता है। यानी हाइड्रोजन अपने अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कैसे यह अपने कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करे? यदि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के परमाणु साझे में कर लें, बीच में कर लें, शेयर कर लें, तो दोनों के अंतिम कक्ष में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां रख लें, यानी अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजनों के लिए काउंट किए जाएंगे। जब इसके बारे में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसके भी 2 हैं, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसके भी 2 हैं। जो इलेक्ट्रॉन साझे के होते हैं उनको बीच में लिखा जाता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन साझे के हैं तो इन्हें ऐसे लिखेंगे हम, और इसको एक सिंगल लाइन के द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? आबंध। इस लाइन को क्या कहा जाता है? आबंध। ये अगर 1 है तो एकल आबंध, 2 है तो द्विआबंध, 3 है तो त्रिआबंध। एकल आबंध कब होगा? जब साझे वाले इलेक्ट्रॉन 2 हों। तो इस बात को अब यहीं खत्म करिए। एकल सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? वे सहसंयोजी आबंध जब 2 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करें, या कई बार बुक्स में इसे यूं भी लिखा जाता है, एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना आबंध एकल आबंध कहलाता है। दोबारा सुनिए, एक युग्म मतलब एक जोड़ी, या यूं कहिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना आबंध क्या कहलाएगा? एकल सहसंयोजी आबंध कहलाएगा। आ जाएगी बात समझ में। अब बात करते हैं द्विसहसंयोजी आबंध की। देखिए, ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, जिसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। समझ में आ जाएगी बात। ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है। अब हम दूसरे ऑक्सीजन परमाणु को ले लेते हैं। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? 8। अब देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन भी चाहता है मेरे अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ये भी चाहता है कि मेरे अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। कैसे संभव है? यदि ये और ये ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन साझे के कर लें। कितने इलेक्ट्रॉन? 2-2 इलेक्ट्रॉन साझे के कर लें, तो इनके बीच में बनने वाला आबंध क्या कहलाएगा? द्विआबंध। कितने इलेक्ट्रॉन साझे के हुए? 2। तो इसको आप कैसे दिखाओगे? डबल लाइन से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन साझे के हुए थे तो हमने एक लाइन से दिखाया था। अब 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन साझे के हो गए, तो इसे हम कैसे दिखाएंगे? डबल लाइन से। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु इस तरह से आबंध बनाते हैं। डबल लाइन का मतलब है इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन साझे के हैं। आइए डायग्राम की सहायता से इसे और अच्छे से समझते हैं। ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। ये दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु है। इनका ये पहला कक्ष है जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम अंतिम कक्ष को ड्रा करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए दूसरा कक्ष है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये इस ऑक्सीजन का दूसरा कक्ष है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन साझे के हुए हैं? 2 और 2, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन अब इस ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होंगे, इस ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होंगे। यानी ये इधर भी रिवॉल्व कर सकते हैं और ये इधर भी रिवॉल्व कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। दोनों तरफ काउंट होंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो इसे कौन सा आबंध कहा जाएगा? द्वि। द्वि में आप इसे यूं भी कह सकते हो, 2 युग्म। 2 युग्म, युग्म का मतलब एक जोड़ा होता है। 2 युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आबंध क्या कहलाता है? द्विसहसंयोजी आबंध कहलाता है।
आइए अब त्रिसहसंयोजी आबंध के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये नाइट्रोजन का परमाणु है जिसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्ष में 2 और अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन के पास भी ऐसे ही सिचुएशन है कि पहले कक्ष में 2 और अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के परमाणु की तो 8 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 दूसरे में 5। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यहां, जब यह है कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन। यदि 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दोनों परमाणु करते हैं तो कितने आबंध बनेंगे, आप बताइए। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी तो 2 आबंध बने थे। 3-3 की साझेदारी होगी तो कैसे आबंध बनेंगे, त्रिआबंध बनेंगे। और इसे हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे 1 2 3। 3 लाइनों का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन की टोटल साझेदारी हुई है। इसको डायग्राम की मदद से और अच्छे से भी दिखाया जा सकता है। ये एक नाइट्रोजन के परमाणु का पहला कक्ष है, ये दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु का पहला कक्ष है, और ये दूसरा कक्ष, और ये दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु का दूसरा कक्ष है। नाइट्रोजन के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आपको यह बात बार बार बताई गई कि पहले कक्ष के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में हिस्सा लेते ही नहीं हैं। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 5। हमने कितने की साझेदारी करनी है, 3-3 की, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की। तो कितने और बच गए पीछे, 2 और बच गए। अब यहां जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए हमने कैसा आबंध बनाया है, त्रिआबंध बनाया है। आ जाएगी बात समझ में। इस प्रकार 3 युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आबंध क्या कहलाएगा, त्रिआबंध कहलाएगा। ठीक है, द्विआबंध क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। अब आप दोबारा से मेरी बात को सुनिए। एकल सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, ऐसे सहसंयोजी आबंध जिनमें 1 युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जिनमें 2 युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जिनमें 3 युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, वे त्रिआबंध कहलाते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि सहसंयोजी आबंध की प्रकार क्या होती हैं। जिन परमाणुओं में सहसंयोजी आबंध होते हैं, अब उनके गुण धर्मों की बात करते हैं। सबसे पहली बात उनकी प्रकृति की। देखिए, आयनिक आबंध में आयंस थे, धन आयन, ऋण आयन, और उनके बीच में लगने वाला बल बहुत मजबूत था, इसलिए वे सभी कैसे थे, ठोस। परंतु जो सहसंयोजी यौगिक हैं इसमें आयंस होते ही नहीं, यानी 2 परमाणुओं के बीच पैदा होने वाला बल थोड़ा कमजोर है। ठीक है, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होते हैं वो या तो द्रव होते हैं या वो गैस होते हैं, क्योंकि सहसंयोजी आबंध ज्यादा मजबूत नहीं होते। इसलिए सामान्यतः, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होगा, सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी बात, घुलनशीलता। क्या सहसंयोजी यौगिक जिनमें होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। जल में केवल आयनिक यौगिक ही घुलनशील होते हैं, सहसंयोजी यौगिक घुलनशील नहीं होते। तीसरी बात, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है या ज्यादा होता है। देखिए, जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध ही मजबूत नहीं होगा तो गलनांक और क्वथनांक ज्यादा कैसे हो सकता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च थे क्योंकि वो उनके जो आबंध थे वो आयनों के बीच में थे, यहां कोई आयन है ही नहीं, तो गलनांक व क्वथनांक सहसंयोजी यौगिकों के कमजोर होते हैं, कम होते हैं। गलनांक मतलब जब ठोस द्रव में बदले, क्वथनांक मतलब जब द्रव किस में बदले, गैस में। यानी ये पिघलते भी आसानी से हैं और उबलते भी आसानी से हैं। कौन, सहसंयोजी यौगिक। अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट की, क्या सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक विद्युत धारा के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। देखिए, सहसंयोजी यौगिकों के अंदर कोई आयन नहीं होता। यदि कोई आयन नहीं है तो वो क्या होंगे, कुचालक, क्योंकि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं या आयंस हैं तो ही कोई पदार्थ क्या होता है, चालक होता है। तो सभी सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, कुचालक। हमारा अगला टॉपिक है कार्बन में आबंधन, यानी बॉन्डिंग इन कार्बन।
देखिए, आप जानते हो कि वे सभी तत्व जिनके अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हों, वे इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं, जिसे हम पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। वे सभी तत्व जिनके अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम धातु भी कहते हैं। यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर कैसे आयन बनाती हैं? धन आयन बनाती हैं। जिनके अंतिम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं, जिसे हम नेगेटिव साइंस द्वारा दर्शाते हैं। जिनके अंतिम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे अधातु होती हैं। जब धन आयन और ऋण आयन मिलते हैं तो एक आबंध यानी एक बल पैदा होता है, जिसका नाम है आयनिक आबंध, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। जिन परमाणुओं के अंतिम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सहसंयोजी आबंध भी बनाते हैं। यानी अधातुओं के पास दोनों ऑप्शन हैं। यदि वे धातुओं के साथ मिलेंगी तो आयनिक आबंध बनाएंगी। एक अधातु दूसरी अधातु से मिलेगी तो कैसे आबंध बनाएगी? सहसंयोजी आबंध बनाएगी। अब बात करते हैं उन परमाणुओं की जिनके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन परमाणुओं के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास भी दोनों ऑप्शन होते हैं। वे क्या करें? या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बना लें, यानी C4 पॉजिटिव आयन बना लें, या वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर C4 नेगेटिव आयन बना लें। ये दोनों ही स्थितियां बेहद मुश्किल होने वाली हैं। क्यों होने वाली हैं? आइए देखते हैं। यदि कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उस परमाणु के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगने वाली है इलेक्ट्रॉन छोड़ने में। कैसे? देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, हम सब जानते हैं। यदि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के परमाणु में है, तो ऐसे में उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा है? नेगेटिव। यदि मैं 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया ना। ऐसी स्थिति में प्रोटॉन उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ऐसे में आकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लूं तो और ज्यादा आकर्षण बल बढ़ेगा। हर बार मुझे पहले से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। यानी 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 पॉजिटिव बनाने का आइडिया जो है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होने वाली है। यानी यह काम बहुत आसान नहीं होने वाला। दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह का होता है। यानी कार्बन के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ ऐसे। ये पहला कक्ष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कक्ष है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे में यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, यानी 1, 2, 3 और 4, तब स्थिति थोड़ी अलग हो जाएगी। कैसे? यदि कार्बन के, सामान्य कार्बन की बात कर रहे हैं हम, उसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। अंतिम कोश की बात कर रहे हैं हम भाई। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 6। ऐसे में 6 प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, वे 10 इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज है, उनको स्टेबल रखने में दिक्कत आएगी, यानी परमाणु अस्थिर हो जाएगा। ऐसी स्थिति भी बहुत आसान नहीं होने वाली है। इस बात को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी जगह में अगर 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो आपस में सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, रिपेल करेंगे। ऐसे में परमाणु कैसा हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। क्योंकि यदि प्रोटॉन की संख्या साथ साथ बढ़े तो परमाणु स्थिर रहता है। कोई भी परमाणु तब तक स्थिर है जब तक उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे? बराबर रहती है। इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, प्रोटॉन बढ़े ही नहीं, तो परमाणु कैसा हो जाएगा? अस्थिर। ऐसे में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन खोना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर अपनी संयोजकता को पूरी करने का जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो कार्बन फिर क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है।
क्या करता है? साझेदारी करता है और अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। कार्बन साझेदारी के लिए अन्य कार्बन परमाणुओं से भी जुड़ सकता है, या कार्बन अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अन्य के साथ भी जुड़ सकता है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों से की साझेदारी कैसे करता है? आइए 3 एग्जाम्पलों के द्वारा इस बात को बड़ी आसानी से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल CH4, जिसे मीथेन कहा जाता है। देखिए, इस केस में एक कार्बन परमाणु है, उसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को मैं डॉट से दिखाता हूं। इस प्रकार डॉट से दिखाने का जो गुण है, इस स्ट्रक्चर को, इस आकृति को क्या कहा जाता है? लेविस सिंबल, लेविस संकेत आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। लेविस एक वैज्ञानिक था, उसने कहा कि किसी परमाणु के जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं उनको बिंदु द्वारा दर्शाओ। इस तरीके को लेविस संकेत कहा जाता है। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? यहां 4। देखिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। हर एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब सोचिए, कार्बन को अपने अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं? 8। यदि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को चारों हाइड्रोजनों के साथ शेयर कर ले, साझा कर ले, तो कार्बन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं पूरे? 2, 4, 6 और 8। ऐसे में हाइड्रोजन को भी फायदा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने थे, हो गए। इस प्रकार कार्बन ने सहसंयोजी आबंध द्वारा अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए और हाइड्रोजन ने अपने अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, ऐसे में जो आबंध बनना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो एकल आबंध होगा। क्योंकि आपने पढ़ा था, यदि 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उनके बीच बनने वाला आबंध एकल होता है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकता हूं। एक सिंगल लाइन के द्वारा यदि आबंध 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बना है तो उसे एकल लिखेंगे हम। इस बात को आप और अच्छे से समझोगे अगले एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, अगला एग्जाम्पल है C2H4। देखिए, इस आबंध में क्या है? हमारे पास कितने कार्बन परमाणु हैं? 2 कार्बन परमाणु हैं। ठीक है, हमारे पास 2 कार्बन परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉनों को हम लिख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4। 1, 2, 3 और 4। हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? अब इस बारे में सोचिए। हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं। अब पहले इस कार्बन की संयोजकता को पूरी करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं, एक यहां, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इसका इलेक्ट्रॉन ये है। अब यह कार्बन जो परमाणु है, ये अपने कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हो सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों हाइड्रोजनों से ले ले, 2 ये 4, 2 ये 6 और 2 इससे साझा कर ले, यानी कुछ ऐसा डायग्राम बना ले। ऐसी स्थिति में इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पर। हमारे पास 2 हाइड्रोजन और बचे हुए हैं, उनको लिख लीजिए। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब यह परमाणु चाहता है कि मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। कैसे? इसने 2 साझा किए तो यहां से भी ले सकता है ये। ऐसी स्थिति में इस कार्बन के भी 2 परमाणु, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजनों की। ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 2 हो गए पूरे। ये भी 2 पूरे करना चाहता था, इसके भी हो गए। इस प्रकार इसके भी हो गए और इसके भी हो गए। यहां जो नई बात है वो ये है कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है? 4 की। यानी ये बॉन्ड कैसा बनने वाला है? डबल, यानी द्वि। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है? 4। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे डबल लाइन से। इसे द्वि आबंध कहा जाता है और इनको दिखाएंगे सिंगल लाइन से। समझ आ गई बात? अब बात करते हैं अंतिम एग्जाम्पल की, जहां पर आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए C2H2। देखिए कैसे, यहां पर हमारे पास अब भी कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, एक और एक 2। ठीक है, हमारे पास इस कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और इस कार्बन के पास भी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ये कौन सा संकेत बना दिया मैंने? लेविस संकेत। अब हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, जो हम यहां लिख लेते हैं। मान लीजिए 1 और 1 हाइड्रोजन में यहां लिख लेता हूं।
अब इस केस में इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हो सकते हैं, सोच के बताइए। वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में यह काम नोट करें कि कैसे संभव है। आपने देखा कि यदि हम ऐसा कर दें तो यह काम आसान हो सकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये, 3 ये, 5 और 3 ये ले लें 8, तो इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। ऐसे में ये वाला कार्बन भी यही काम रिपीट करेगा, यानी कुछ ऐसे, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। आगे बात समझ में। और हाइड्रोजन जो है उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने थे, उसके ये पूरे हो गए, ये पूरे हो गए। आगे बात समझ में। ऐसे में एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, 6 इलेक्ट्रॉनों की, यानी 3 युग्म। ऐसे में आबंध कैसे बनेंगे, आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाइए ताकि आपको यह बात आसानी से समझ आ सके। देखिए कुछ ऐसा होने वाला है, 3 आबंध बनेंगे, यानी त्रिआबंध बनेंगे, और एक एक आबंध इधर बनेगा, क्योंकि यहां पर शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन एक एक थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो कितने थे, 3 3, यानी कि ये त्रिआबंध है। इस प्रकार कार्बन एकल आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट कर सकता है, अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। कार्बन के अंदर इस गुण को श्रृंखलन का गुण भी कहा जाता है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन बना सकता है। कार्बन का यह गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन का गुण। आप एक श्रृंखला मुझे बनाकर देखें जिसमें आपके 10 कार्बन परमाणु हों और C10 और H आपके पास कितने हों, 22। अगली बात समझ में। इस स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी में बना के देखें, सबकी संयोजकता पूरी हो जानी चाहिए, यानी सबके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन जरूर पूरे हो जाने चाहिए। यह आपने सीखा कि कार्बन में आबंधन कैसे होता है। कार्बन की यही जो खास बात है कि अपने परमाणुओं के साथ जुड़ना और इसकी 4 संयोजकता इसको और परमाणुओं से अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। इसीलिए लाखों लाख जो यौगिक हैं वो कार्बन के ही मिलते हैं, अन्य परमाणुओं के यौगिकों से कहीं कहीं गुना ज्यादा। इसलिए कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ कहा जाता है।